ऐसा आखिर क्या हुआ कि जो सत्ता का स्वाद जो है बहुजन समाज फिर से नहीं चख पा रहा? देखिए, मान्यवर साहब एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस समाज के अंदर घूम करके, देश के अलग अलग राज्यों में घूम करके ये उन्होंने समझ लिया था कि बहुसंख्यक लोगों के लिए, जैसे कि बुद्ध ने भी कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है और मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा है कि बहुजन की सत्ता आनी चाहिए। बहुजन का मतलब जो बहुत सारी संख्या में लोग हैं, जो पीछे हैं, जो मुख्य धारा से हटे हुए लोग हैं, जिनको सदियों से सताया गया, जिनके हक अधिकारों को कुछ लोग मुट्ठी में दबा करके खाए बैठे, उनको बिल्कुल भी मतलब खुली मुट्ठी इनको छोड़ के नहीं दे रहे हैं, उनके अफसरों को कुछ लगाया है, उनकी योग्यताओं को दमन किया गया है। तो उन्होंने भी कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। और उससे पहले उन्होंने उन लोगों को कैडर दिया कि आप लोग भी सत्ता में आ सकते हैं, आप भी नेता बन सकते हो। आप अगर चमड़े का काम कर रहे हो, जूता बना रहे हो, अगर आप रिक्शा चला रहे हो, रिक्शा वाले के अंदर उन्होंने भाव पैदा किया कि तू भी सत्ता में आ सकता है। और उससे उन्होंने डोनेशन तक लिया कि चाहे तू 1 रुपया दे, ताकि आर्थिक रूप से तू पार्टी के साथ जुड़े। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया कैडर पर, और कैडर का फायदा ये हुआ कि वो सत्ता की ओर जाकर के उन्होंने सफलता प्राप्त की। आज सत्ता में आकर के कैडर खत्म हो गया है तो पीछे की ओर जा रहे हैं। ये तो हमारे लीडरान को समझना पड़ेगा कि हम लोग किस रास्ते से ऊपर होकर आए थे, उन रास्तों को हम छोड़ते जाएंगे, उन फॉर्मूलों को अगर हमको चल देंगे, उन फॉर्मूलों को छोड़ देंगे तो हमारा दमन होना है, और वही शायद आज हो रहा है। नहीं, आपने दमन की बात की और राजनीतिक सत्ता की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कैडर के बारे में कहा कि कैडर जो है कैडर हो रहे हैं और कैडर के साथ साथ राजनीति भी हो रही है। तो क्या जो कैडर ये हो रहे हैं, और कैडर मैंने देखा आपने भी बहुत गांव-गांव में जाके कैडर किए हैं, गांव-गांव में आप जाती हैं, महिलाओं को जागरूक करती हैं, तो क्या जो ये कैडर वाले जो लोग हैं, जो कैडर करते हैं, जो बहुजन समाज की पीड़ा को समझ रहे हैं, जैसे आप यहाँ बैठी हैं, लगभग आपको मैं समझता हूँ 1 महीने से ज़्यादा, 1-1.5 महीना आपको यहाँ हो गया है, तो जो ये कैडर वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के दुख दर्द को समझते हैं, आखिर ऐसे लोगों का राजनीति में जाना, राजनीति में लोग क्यों नहीं चाहते, ऐसे लोगों को राजनीति में सत्ता में लाना क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए, जो समाज के प्रति ईमानदार होगा उसका जमीर कहीं ना कहीं पार्टी में उसकी आवाज को दबाया जाएगा। जैसे कि यहाँ सत्ता दबाती है, वहाँ ये दबाया जाता है कि आप इस पर मत बोलिए, अरे नहीं आप इस पर मत बोलिए। पार्टी के प्रोटोकॉल उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और पार्टी के प्रोटोकॉल में अगर समाज का दर्द नहीं है, समाज के दर्द के लिए आवाज उठाना अगर वर्जित है, शोषित पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना अगर वर्जित है, तो वो लोग वहाँ खुद भी नहीं जाना चाहते और वो लोग भी बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो वहाँ जाकर परेशान करेंगे भी हम तो सच के साथ खड़े होंगे, वो कहेंगे कि आप चुप रहिए। तो ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। उसकी वजह से अच्छे लोगों को लगता है कि भी हम जब हमें बोलने की आज़ादी वहाँ नहीं होगी, सरकार भी हमें बोलने की आज़ादी नहीं दे रही है। हमारी खुद की जो हम जिसके लिए हम काम करते रहे सदियों से, जिसके लिए 50 साल 40 साल से काम करते रहे, वहाँ भी हमें आज़ादी नहीं है, तो फिर ऐसे गुलाम बनने का फायदा क्या है? बहुत सारे लोग इसलिए जिनका जमीर मजबूत है वो नहीं जाते, और जिनका जमीर मजबूत नहीं है, जिनके पास अर्थ मजबूत है, जिनकी जेब मजबूत है, वो जाते हैं तो वो समाज का दर्द नहीं समझते, तो खत्म तो होगा। इसका मतलब जो एक विचारधारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा थी, या उनके बाद कांशीराम जी ने एक विचारधारा को जो मतलब लाए और उन्होंने सरकार बनाने, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो विचारधारा खत्म है? देखिए, विचारधारा तो आज भी है, विचारधारा सदियों तक जिंदा रहेगी। इंसान मरता है, विचारधारा रहती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके भी ऊपर उठ करके कहा है कि अगर प्रचार प्रसार खत्म हो जाए तो विचारधारा भी मर जाती है। और यही काम हमारे लोग इस समय कर रहे हैं। हमारे लोग नेतागिरी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, लेक्चरबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे को डिमोरलाइज करने की ताकत लगा रहे हैं, जा करके काम नहीं कर रहे हैं। काम करने वाले चंद मुट्ठीभर लोग हैं, वो अपनी पूरी ताकत ठोक रहे हैं, और वही लोग कर रहे हैं हर तरीके से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ साथियों, आप लोग निकलिए घरों से। घरों में बैठ करके लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, और घरों में बैठ करके अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। घरों से निकलिए, बहन बेटियों को आगे बढ़ाइए, इनको मजबूत करिए। 99% लड़ाई हम लोग घर बैठ के जीत जाएंगे। जिस दिन आडम्बरवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद हमने औरतों से निकाल दिया, अपने घरों की महिलाओं के दिमाग से निकाल दिया, तो इस लड़ाई को सही रास्ते पर हमें लड़ना पड़ेगा। एक पुरुष 1 घंटे लेक्चर देता है महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण और महिला आजादी पर, लेकिन वही घर में जाकर के महिला के साथ करवा चौथ का व्रत रखता है। तो ये दोगलापन जब तक खत्म नहीं होगा समाज के अंदर, मुझे लग रहा है कि विचारधारा स्थापित नहीं हो पाएगी। कुछ चीजें समाज के लोगों को समझनी पड़ेंगी, खासकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, इतना ईमानदार कि आपकी निष्ठा पे कहीं पर कोई सवाल खड़ा ना हो सके। जो आप दिख रहे हो वो आप अंदर से भी होने चाहिए, और जो आप अंदर से हो वो आप बाहर से दिखने चाहिए। तो जो आपने बताया कि जो महिलाएं हैं वो उनको बाहर लाना पड़ेगा, विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं खुले रूप में आपको आना पड़ेगा, महिलाओं को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये राजनीतिक परिदृश्य है और एक आंदोलन
या जो विचारधारा है, जो संगठन है, जो संगठन काम कर रहे हैं, आप भी संगठन में काम कर रही हैं, तो ये भी निश्चित है कि क्या ये इस चीज़ को तो आप मानती होंगी कि जो राजनीति में बिना आए जो है समाज का उद्धार नहीं हो सकता? देखिए, राजनीति में बिना आए समाज का उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन जिस राजनीति को हम करने जा रहे हैं उसकी नीतियाँ भी तो समाज उद्धार के लिए होनी चाहिए ना। उसकी नीतियों में समाज का उद्धार शामिल भी तो हो। आप ऐसे तो कितनी पार्टियां आप कहेंगे कि किसी भी पार्टी में जाओ, समाज की उसकी राजनीति, भाई राज करने की नीतियां जो है समाज के ऊपर, वो समाज के हित में होनी चाहिए। लेकिन जब समाज के हित में ही नहीं है तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा? भाई नीति अच्छी हो, समाज के लिए हो, और सबसे बड़ी बात है नीति के साथ आपकी नीयत साफ हो। यही बात मैं बार बार बोलती हूँ, नीतियाँ कितनी भी हो बना लो आप, जब तक नीयत आपकी देने वाली नहीं होगी तब तक आप वो दिखेगा अभी कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस तक कभी पहुँच नहीं पाएगा। भाई आज तक हो रहा है। अच्छा, जो आप ये पाठशाला चला रही हैं किसान आंदोलन में, इसका क्या असर गया है और देश में क्या असर गया है? इसका असर तो ये गया है कि लोगों ने जगह जगह इसकी ब्रांचेस खोल दी हैं। ठीक है, खुशखबरी तो ये है, और इसके लिए लोग बड़े खुश हैं, जगह जगह से कह रहे हैं कि हम लोग अपने यहाँ पाठशाला खोल रहे हैं और इसकी ब्रांचेस तैयार कर रहे हैं, हम भी ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। लोग मोटिवेट हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लगातार डेली फोन आ रहे हैं, विदेशों तक से फोन आ रहे हैं कि बहन जी हम इतना खुश हैं कि जिस काम को सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो देश के अच्छे नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, वो आपने जिम्मेदारी समझी और इन बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं। पिछले 1.5 महीने से मैं घर नहीं गई हूँ, केवल इसलिए कि मैं इन बच्चों को अगर छोड़ के जाती हूँ तो ये बच्चे रोते हैं, और आगे भी इन बच्चों के लिए मुझे लग रहा है कि और बड़ी जिम्मेदारी इनके प्रति बन गई है। क्योंकि जब ये बच्चे शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं, इतने लगनशील हो गए हैं, जिन बच्चों को स्कूल भेजा जाता तो बताते हैं हमारे बच्चे पेट में दर्द है, बहाना करते हैं, नहीं जाते हैं। ये बच्चे अपने टाइम से पहले आते हैं, और ये बच्चे आप देखिए स्कूल दोपहर 1 बजे बंद हो गया, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि शाम को 7 बजे तक यहाँ रहते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो ये लगन है इन बच्चों की, ये वही बच्चे हैं जो आगे आकर के अच्छे नागरिक बनेंगे, इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत है। लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग ऐसा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन सरकार इससे भी और ज्यादा मोटिवेट हो रही है। सरकार ने मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दिया है, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, बिना सम्मन जारी किए, बिना किसी प्रकार की सूचना के डायरेक्ट मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। और कभी भी किसी भी वक्त पुलिस मुझे गलती से धोखे से उठा सकती है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि एक एक करके आप सब मारे जाओगे अगर इकट्ठा नहीं हुआ, और आवाज उठाना अगर आपने जारी नहीं रखा तो। यही मैं कहना चाहूंगी। यदि अकेले अकेले मरना है तो आप लोग चुप रहिए, और यदि आपकी आवाज आप चाहते हैं कि आगे तक रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान जिंदा रहे, तो साथियों इकट्ठे हो जाइए और इकट्ठे होकर के बगावत कर दीजिए। जब तक जुर्म के खिलाफ हम बगावत नहीं चढ़ेंगे तब तक ये बगावत जारी रहेगी, और ये जारी रह करके हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद करती रहेगी। इसलिए हमें इकट्ठे होकर के आवाज उठानी चाहिए, मजबूत करना चाहिए। डर नहीं लगता जेल से, बस डर ये लगता है कि कानून के हाथों से सरकार कानून तोड़वा रही है। इन्होंने दिशा रवि को उठाया, 2 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं रहा। ये लोग मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि मुझे धोखे से उठाए, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ होगा। थैंक यू। संगठित रहिए, संगठित रख के संघर्ष करिए, क्योंकि जो यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, यहाँ किसान आंदोलन में जितने भी यहाँ टेंट लगे हैं, जितने भी वाहन आते हैं, उनके खिलाफ जो यहाँ पर वारंट इशू हुए हैं, यहाँ पर सम्मन इशू हुए हैं, वहाँ पर उन पे वारंट जो है भेजे गए हैं, और महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, चाहे नवदीप कौर हों या और कोई भी महिलाएं हों, तो वो कहीं ना कहीं एक महिला होने के कहीं ना कहीं महिला होने के नाते जो है डर सताता है। तो सभी लोगों को एकत्रित होना है, और सभी जो दमनकारी नीति है, जो दमनकारी नीति के खिलाफ बोलना है, तो सभी को इकट्ठा होकर के ऐसा कहना दीदी निर्देश जी का। हमारे साथ बैठे हुए हैं जो देव कुमार जी, आप यहाँ इसको संचालित करते हैं। कई बार जब दीदी निर्देश जी जाती हैं, बाहर काम से जाती हैं, तो आपको कोई परेशानी या किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। किसान हमारे समर्थन में है और हम किसानों के समर्थन में आते हैं, तो किसी तरह की परेशानी। यहाँ पर अब कितने बच्चे हैं? यहाँ पर लगभग 100 के करीब बच्चे हैं। कुछ हमने कम कर दिए क्योंकि कुछ बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ अच्छे बच्चे लगे हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर अब तक जो है क्या क्या सीख चुके हैं? यहाँ पे जो है उन बच्चों को हमने जो सिखाया है अभी तक, वो बच्चे अभी तक जो पेंसिल पकड़ना नहीं जानते थे और कॉपी और पेंसिल से उनका कोई दोस्त नहीं था, वो बच्चे अभी तक 1 to ABCD जो भी बेसिक चीज़ होता है उन्होंने ग्रहण कर लिया है यहाँ से। जी, तो अब इन बच्चों का मतलब यहीं पढ़ने का मन है तो दुख होता है, या मतलब जैसे आप कई बार ये कहो कि हम नहीं पढ़ा रहे या इस तरह का कुछ आता हो, ये बच्चे क्या कहते हैं?
अगर हमने कभी इनसे कहता हूँ कि बच्चे अब आप घर चले जाओ, अब टाइम हो गया आपका, तो ये बच्चे जो है कहते नहीं सर अब हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अभी दीदी निर्देश सिंह ने बताया जैसा कि हमारा क्लास जो है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलता है, और ये वो बच्चे हैं जो शाम के 7 बजे तक यहाँ रहते हैं, फिर भी घर नहीं जाते हैं, इन्हें जोर जबरदस्ती हमें घर भेजना पड़ता है। ये बच्चे में इतना लगन है कि ये आगे चल के हमारे देश के भविष्य हैं। ये हमारे देश के बच्चे भविष्य हैं जो माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला में पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे हैं कि जो कभी कलम पकड़ना नहीं जानते थे, जो कूड़ा बीनते हैं, गंदगी में रहते थे, गंदगी में कूड़े को उठाते थे, बोतल उठाते थे, अब कूड़ा बीनने के लिए आते थे। और दीदी निर्देश जी के प्रयास से, जैसा उन्होंने बताया कि माता सावित्रीबाई फूले की यहाँ पाठशाला किसान आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर है वो चल रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इसकी जो शाखाएं हैं वो जगह जगह खुलने लगी हैं और लोग प्रोत्साहित हैं, लोग आ रहे हैं और बच्चे। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो आसपास के यहाँ जो जैसे कि एक खोड़ा कॉलोनी है, और यहाँ पे जो आसपास का जो है भोवापुर है और खोड़ा कॉलोनी है, जहाँ गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये हम यहाँ से लगातार यहाँ आपको जो किसान आंदोलन चल रहा है और भी आगे की खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।